Thank you. Question number 271. माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री डॉक्टर सस्मित पात्रा जी। माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है ये उड़ीसा के संदर्भ में है और वहां के तालचेर फर्टिलाइजर प्लांट के बारे में है। मान्यवर, इसमें उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया है कि ये प्लांट अभी और 12 महीने तक उसका जो कमिश्निंग है वो डिले हुआ है। वो इसलिए हुआ है कि कोविड की महामारी की वजह से। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्योंकि 2015 में प्लांट का शुरुआत करना था, उसकी जो कंपनी की फॉर्मेशन हुई और अभी 2024 सितंबर तक ये प्लांट का कमिश्निंग की जो एक्सपेक्टेड डेट है, तो क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसा कार्य करेंगे जिससे कि ये जो डिले है 12 महीने का, ये डिले कम से कम रहे और जल्द से जल्द ये प्लांट सितंबर 2024 के जगह पर और जल्दी आ सके। थैंक यू। कमीशनिंग सितंबर 2023 का था। 2 साल से लगातार कोरोना महामारी के कारण उसको 1 साल का हमने समय बढ़ा दिया है। अभी सितंबर 2024 को उसका कमीशनिंग डेट है। अध्यक्ष महोदय, थैंक यू। दूसरा सप्लीमेंट्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सवाल यह है, क्योंकि उड़ीसा एक कृषि प्रधान राज्य है और वहां पर किसानों को फर्टिलाइजर की बहुत आवश्यकता पड़ती है, तो मेरा ये निवेदन है और सवाल भी है माननीय मंत्री जी से कि जब ये फर्टिलाइजर प्लांट तालचेर में उड़ीसा में कार्यरत हो जाएगा, उसके बाद क्या उड़ीसा के किसानों के लिए विशेषकर कोई ऐसी सुविधा रहेगी इस प्लांट के होने से, जिससे कि वो जो फर्टिलाइजर की अवेलेबिलिटी हो या उसकी प्राइसिंग में अगर हो तो किसी तरह का ऐसा सोचा जा रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा? धन्यवाद महोदय। फिर से एक बार उड़ीसा का राज्य से वो मान्य सदस्य आते हैं तो स्वाभाविक रूप से उड़ीसा का किसानों का चिंता करते हैं, लेकिन भारत सरकार देश के किसानों का चिंता करती है और देश के किसानों को, सभी राज्यों को अपना फर्टिलाइज़र सही समय पर मिले। और हमारा जो प्राइस के बारे में बताया है, मैं मान्य सदस्य को और सभी इस सदन को मैं बताना चाहता हूं कि भारत सरकार कम से कम जो हमारा प्राइसिंग है वो प्राइस के ऊपर सभी राज्यों को एक ही प्राइस के ऊपर यूरिया देती है। तो वहाँ पर अगर प्लांट लगने के बावजूद भी यही जो देश भर में एक ही रेट है कि 266.7 रुपया पर बैग के हिसाब से सभी तरफ वही मिलती है। मैं सदन को और थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ सभापति महोदय। केवल भारत के अंदर ही यूरिया का एक बैग के ऊपर 266 रुपये 70 पैसे मिलती है। पड़ोसी देश के अंदर करीब पाकिस्तान के अंदर 800 रुपये को एक बैग मिलती है और इंडोनेशिया के अंदर करीब 600 रुपये में मिलती है। चाइना के अंदर 2100 रुपया में एक बैग मिलती है। बांग्लादेश में करीब 719 रुपये में मिलते हैं अध्यक्ष सभापति महोदय। और यूएसए के अंदर 3060 रुपये एक बैग को यूरिया मिलते हैं और ब्राज़ील के अंदर 3600 रुपये मिलती है। तो मान्य सदस्य जो चिंता जताए, इसके भारत सरकार पूर्ण किसानों के हित के लिए जो प्राइसिंग रखना है वो रख रहा है। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद। माननीय शक्ति सिंह गोहिल जी। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये जॉइंट वेंचर बना 2015 में और जो अभी तक का प्रोग्रेस है फरवरी 2022 तक का, वो 20% ही प्रोग्रेस हुआ है यहाँ पे। तो इसका सरकार को मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप ये यूरिया प्रोडक्शन कम होगा तो यूरिया का दाम आप बढ़ाना चाहते हो, क्योंकि ये प्रोडक्शन तो लेट आएगा और दूसरे कंट्रीज़ की हम कंपैरिजन करते हैं, वहाँ फार्मर्स को अलग तरीके से हेल्प मिलता है। वी कैन नॉट कंपेयर आवरसेल्फ विद अदर दोज कंट्रीज विच वर कंपेयर्ड बाय ऑनरेबल मिनिस्टर। तो यहाँ जो हमारी परंपरा रही है कि यूरिया सस्ता मिले, सही वक्त पे मिले, पूरा मिले, तो आप दाम बढ़ाना चाहते हो या इसी दाम से आप एश्योर करते हो कि इसी दाम से यूरिया मिलता है? धन्यवाद। चिंता जताई है। देश में
यूरिया की कमी नहीं होनी चाहिए और देश में सभी किसान को सही दाम से यूरिया मिलना चाहिए। वर्तमान समय में देश में 325 लाख मेट्रिक टन यूरिया की प्रतिवर्ष खपत होती है, उसके सामने 250 लाख मेट्रिक टन यूरिया देश में इंडिजीनियस बनता है और 75 से लाख मेट्रिक टन यूरिया हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। आज इंटरनेशनल मार्केट में यूरिया की प्राइस बढ़ गई है, $1200 प्रति मेट्रिक टन यूरिया मिलता है, यानी कि 4000 रुपीज़ पर एक बैग यूरिया हमें इंटरनेशनल मार्केट में मिलता है और हम भारत में उसको 266 रुपीज़ में, मतलब एक बैग पर 3700 रुपीज़ सब्सिडी देते हैं। आज के दिन में देश पर सब्सिडी का बर्डन बढ़ रहा है और भविष्य में ये बर्डन किसान पर ना आए, इसलिए भारत सरकार ने समय समय पर सब्सिडी बढ़ाई है। नहीं केवल यूरिया में, डीएपी में भी हमने सब्सिडी बढ़ाई है। डीएपी का भाव भी आज $1300 प्रति मेट्रिक टन इंटरनेशनल प्राइस मार्केट में हो गया है, वो भी मार्केट में आज 4000 से अधिक इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से हमें बैग मिलती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1350 रुपीज़ में भारत में वो बिकती है, उसके पर भी भारत के द्वारा 2650 रुपीज़ डीएपी पर सब्सिडी दी जा रही है। सब्सिडी का बर्डन भारत सरकार वहन कर रही है, इसलिए किसान को सही दाम से फर्टिलाइजर मिल रहा है और भविष्य में भी सही दाम से फर्टिलाइजर मिलते रहेंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। धन्यवाद। माननीय बृजलाल जी। महोदय, मेरा प्रश्न भी यूरिया संबंध में है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश से, अगर आपकी अनुमति हो। क्वेश्चन है तालचेर फर्टिलाइजर प्लांट पर। यूरिया का ही है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश से है, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं सवाल पूछूं। माननीय मंत्री जी चाहें तो जवाब दे सकते हैं। जी सर। गोरखपुर में यूरिया खाद का कारखाना 1968 में खुला था, 90 में मिसमैनेजमेंट से बंद हो गया। सवाल गोरखपुर का है, गोरखपुर का जी सर, जी है। सवाल गोरखपुर का है माननीय बृजलाल जी। अगर इससे संबंधित हो तालचेर से तो मैं आपको अनुमति दूं। ठीक है सर। माननीय रेवती रमन सिंह जी। माननीय मंत्री जी, जब फर्स्ट सप्लीमेंट्री जवाब दिया है मानवर फेज 1 ने। क्वेश्चन 272 माननीय, हाँ पहला सवाल। मानवर, मेरा सवाल ये है कि फर्स्ट फेज में 6 एम्स खोले गए थे, जिसमें दिल्ली का भी एम्स था मानवर, लेकिन आप अगर देखें कि उसके बाद 10 एम्स और खोले गए, लेकिन मानवर उन एम्स में आज तक ठीक से इलाज की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जिसके वजह से ज़्यादा लोग दिल्ली एम्स में आते हैं अपना इलाज कराने, और उनको मानवर क्या मंत्री जी बताएंगे कि 1-1 साल का उनको टाइम मिलता है, इलाज कराने का डेट मिलता है। धन्यवाद। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पहली बात तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आदरणीय सदस्य को, क्योंकि हमारे देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब एक एम्स बना उसके बाद उसकी ऐसी एक मिसाल खड़ी हुई कि सभी ने चाहा कि सबके लिए एम्स बनना है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसी बात को गौर से देखा भी, और आज हमारे 22 नए एम्स बनने जा रहे हैं, ये बड़े ही गर्व की बात है। लेकिन जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे जो एम्स दिल्ली के बाद बने हैं, मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि एम्स बनने में 22 एम्स जो खड़े रहे हैं उसमें से 6 एम्स है जो फुल्ली फंक्शनल है, जिसमें कि इमरजेंसी है, ट्रॉमा केयर है, ब्लड बैंक की सुविधा है, आईसीयू है, डायग्नोस्टिक है, पैथोलॉजी, लेकिन फिर भी आपने कहा कि वेटिंग पीरियड है। लेकिन ये जो 6 एम्स है, आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं कहना चाहूँगी कि एवरेज हमारे 15,000 पेशेंट्स डेली ओपीडी विजिट करते हैं, वो देखे जाते हैं। बिसाइड्स मोर देन 17 पेशेंट्स गेटिंग ट्रीटमेंट आईपीडी एवरी मंथ, और उसमें से भी 7,000 मेजर माइनर सर्जरीज भी हो रहे हैं एवरी मंथ इन दिस 6 एम्स। उसके अलावा सर बाकी एम्स में कॉलेज का भी काम चल रहा है और ओपीडी भी खड़ी है, लगभग 10 एम्स में ओपीडी चालू है। सर हमारा यही सरकार का कहना है कि एक अच्छी शिक्षा भी मेडिकल की खड़ी हो और टर्शरी केयर बहुत ही अच्छा हो, इस कारण ये एम्स बन रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। दूसरा सप्लीमेंट्री।
मानवर माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, वो जो बात हमने कहा है वही उसी का जवाब उन्होंने दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो एम्स नए खोले हैं आपने, उसमें फैकल्टी जो हैं सब डॉक्टरों की नियुक्ति हुई है कि नहीं हुई। मानवर मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। पटना एम्स आज से कई साल पहले खोला गया, वहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउ कर दी गई। जहाँ जहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउ की गई है मानवर, वहाँ पर कोई भी काम डॉक्टर ठीक से नहीं कर पाते। मैं चाहता हूँ कि क्या प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करेंगे और जहाँ नए एम्स खुले हैं फैकल्टी में सब डॉक्टरों की नियुक्ति करेंगे। धन्यवाद। महोदय, जैसे कि सदस्य ने चिंता जताई है कि जो भी डॉक्टर्स वहाँ काम कर रहे हैं, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर हम ध्यान देने ही वाले हैं। लेकिन फिर भी हमने ये भी बताना है कि सर हमने जैसे ही रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट है, समय समय पर वो एडवर्टाइजमेंट में भी किए गए हैं फैकल्टी के 4 टाइम्स, हमारे नॉन फैकल्टी के 8 बार, ऐसे लगातार रिक्रूटमेंट भी कर रहे हैं और आवश्यकता होने पर वो रिक्रूटमेंट भी हो रही है। फिर भी अगर सदस्य ने कहा है, मैं यही जताना चाहूँगी कि एम्स के साथ भी प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के तहत 75 अपग्रेडेशन भी हो रहे हैं जिलों के अस्पतालों में, जो भी एक ये लोड कम करने के लिए काम करेगा। और उसके साथ ही हमारे नए मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में बहुत ही अच्छा मेडिकल कॉलेज खड़े हो रहे हैं। धन्यवाद। माननीय दिनेश अनवरिया जी। माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि आयुर्वेद हमारी पुरानी चिकित्सा पद्धति है और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। ये एम्स के बारे में है, सवाल एम्स के बारे में है। माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी। से मैं माननीय मंत्री जी से हरियाणा से संबंधित एम्स से संबंधित 2 अति महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जानकारी चाहूँगा। एक पहला तो एम्स कैंपस 2 झज्जर बाड़सा के अंदर जो एम्स दिल्ली द्वारा संचालित है, ये जब 2009 में इसकी भूमि पूजन हुई थी तब 10 राष्ट्रीय संस्थाओं यहाँ पे इस कैंपस में बनेंगे 300 एकड़ की घोषित किए गए थे, जो एम्स के वर्किंग प्लान में भी उनको शामिल किया गया था, जिसमें से केवल एक राष्ट्रीय कैंसर संस्था वहाँ पे स्थापित की गई है। लेकिन जो बाकी जो नेशनल कार्डियोवास्कुलर सेंटर, नेशनल सेंटर ऑफ चाइल्ड हेल्थ, ट्रांसप्लांटेशन सेंटर इत्यादि, ये अभी तक वहाँ पे इन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो मैं इसके बारे में जानना चाहूँगा। और दूसरा, मनेठी के अंदर एक ही सवाल, हरियाणा का ही प्रोजेक्ट है, एक ही सवाल, मनेठी के अंदर जो भारतीय माननीय मंत्री जी, एक सवाल जो माननीय सदस्य ने पूछा उसका आप जवाब दें प्लीज। नो, दिस इज नॉट द वे। ना प्लीज, यू पुट आपने एक सवाल पूछ लिया है, उसको आप जवाब देने दें। हुड्डा जी ये नहीं, एक सवाल पूछा आपने, उसी का जवाब मिले प्लीज। माननीय मंत्री। आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं सदस्य की जो कैंसर इंस्टीट्यूट के बारे में पूछा तो ज़रूर कहूँगी कि एक अच्छा झज्जर में कैंसर इंस्टीट्यूट खड़ा हुआ है, जिसकी लगातार पेशेंट के माध्यम से अच्छी ट्रीटमेंट के लिए उसका उपयोग भी हो रहा है। और जैसे कि मनेठी के बारे में कहा तो मैं ये कहूँगी कि पहले फॉरेस्ट क्लियरेंस का वहाँ पे एक प्रॉब्लम था, वो क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद गवर्नमेंट में वहाँ पे नई ज़मीन भी आइडेंटिफाई की है, और जो कि मनेठी अभी नए एम्स के लिए स्टेट से हमारी बात चल रही है। ऑनरेबल त्रिचु शिवाजी। Tiruchi Sivaji, you have a question? Please. Sir, sir, my supplement question arises from the reply of the minister. Besides AIIMS New Delhi, 6 new AIIMS sanctioned in phase 1 of the Pradhan Mantri Swadesh PMSSY are fully functional. In addition, MBBS classes and OPD services have started in 10 new AIIMS. In another 2 AIIMS, only MBBS classes have started. Limited IPD services have also been operational. Sir, I would like to know from the minister, what is the status of the AIIMS that has been announced in Tamil Nadu? It has not seen the light of the day, not even the building has come up. It is years since the announcement. So what is the status of the AIIMS that has been announced in Tamil Nadu and has not come into existence? सर, आदरणीय
सदस्य ने जो चिंता जताई है मदुरई एम्स के बारे में है, मदुरई एम्स तमिलनाडु। मैं ये कहूँगी कि सर जैसे ही एम्स का लगातार काम चालू है, ये जो लोन था वो जायका से हमने लोन लिया है, उसके बारे में सर द साइट इज़ फाइनलाइज्ड एट मदुरई एंड द प्री इन्वेस्टमेंट वर्क इज़ इन प्रोग्रेस. Sir, the loan agreement is also signed and the appointment of the project management consultant in progress. Sir, the MBBS, the classes are starting from through this academic session with the help of the state government. Dhanyavad. Thank you. माननीय रामनाथ ठाकुर जी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि दरभंगा में जो एम्स बन रहे हैं उसमें कब तक रोगियों की इलाज शुरू हो जाएगी? आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं यही कहूँगी कि दरभंगा का जो हमारा एम्स है, जिसमें कि कुछ ज़मीन को लेके थोड़ा विलम्ब हो रहा था, लेकिन वो साइट एट दरभंगा फाइनलाइज्ड फॉर दिस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस न्यू एम्स in this state, and the state to hand over the free land and this land transfer document forward हो चुके हैं state से. धन्यवाद. क्वेश्चन नंबर 273 माननीय जीसी चंद्रशेखर जी. 73 क्वेश्चन नंबर. माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री. Sir, my question is, please. My question is, what is the status of the bad bank? And if it is already under the implementation, what is the percentage of agreed value paid to bad loans by bad bank, and how many accounts have been identified for transfer to bad banks with the worth of these loans? माननीय मंत्री जी. माननीय उपसभापति महोदय, माननीय सदस्यगण, सम्माननीय सदस्य ने चंद्रशेखर जी ने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है. तो बैड बैंक के बारे में जो लोन्स है उसका लिस्ट अवेलेबल है और वो टेबल पे रखा जाएंगे. टेबल. थैंक यू. सेकंड सप्लीमेंट्री. That is not there, madam. The details is not there. Please. Even though that is second supplementary, I will ask, sir. Sir, the answer given that comprehensive steps have been taken by the government, although why the huge NPA is still continuing, what are the steps proposed by the government? Thank you. माननीय उपसभापति महोदय, अगर 2008 से 2014 तक देखा तो एक्सटेंसिव लेंडिंग हुआ है और उस टाइम अभी तक 68,75,748 हुआ है और इसके रिजॉल्व करने के लिए अलग अलग स्टेप गवर्नमेंट की तरफ से लिए हैं. इसमें रिकॉग्निशन ऑफ द बैड लोन्स, जिसे अकाउंट रिस्ट्रक्चर विल बी क्लासिफाइड एज एनपीए. इट वाज नॉट क्लासिफाइड एज एनपीए टू अर्लियर. उसके सिवाय एक युवा दैट इज एसेट क्वालिटी रिव्यू, ये 2015 से चालू किया है. जो अकाउंट एनपीए में है उसका डिटेल जांच किया जाता है. उसके साथ बैंक डेवलप्ड स्ट्रेस्ड एसेट मैनेजमेंट वर्टिकल्स इन द बैंक्स. इसी के साथ 2016 में एक रेजुलेशन पास किया है जिसमें एज पर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड एनसीएलटी दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का गठन किया है. जो बैड लोन्स है इसमें गठित किए जाते हैं. इसी के साथ सरफेसी एक्ट में अगर डिटेल किसने जवाब नहीं दिया या कुछ छुपाया तो 3 महीने का इम्प्रिजनमेंट करने का भी गठन हो चुका है. इसके साथ डीआरटी कोर्ट में जो 10 लाख का लिमिट थी तो 10 लाख से 20 लाख तक किया है और 6 डीआरटी कोर्ट नए खोले हैं. इसकी वजह से जब पेंडिंग लोन्स है उसी का ऊपर भी ये होता है. इसके साथ रिकैपिटलाइजेशन ऑफ द बैंक भी किया है जिसमें बैंक को गवर्नमेंट ने 3.25 लाख करोड़ इन्फ्यूज कर चुके हैं और नए नए बैंक के रिफॉर्म आ चुके हैं. इसके साथ मैं बताना चाहता हूं 50 करोड़ के ऊपर से जो कुछ लोन है तो 50 करोड़ के ऊपर से लोन का उसका फ्रॉड एग्जामिनेशन करने के लिए फॉरेंसिक ऑडिट किया जाता है. इसके साथ सैंक्शन अथॉरिटी, बैंक में सैंक्शन अथॉरिटी और उनका रिकवरी इन सेंस उनका फॉलोअप अथॉरिटी अलग अलग किया जाता है. लोन देने वाला और लोन इसका फॉलो होता है. और एक ही सर, थैंक यू. अर्ली वार्निंग सिस्टम, इसमें 80 इंडिकेटर्स है.
Very brief your answer. Thank you. Manya Anil Desai ji. Manya Anil Desai ji, please. Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, Central Trade Union workers, along with the PSB employees, public sector bank employees, are on nationwide strike. So they are opposing the central government policies, along with their bone of contention is regarding the haircuts which are allowed in the resolution process. Resolution professionals, RPs they are called, they are playing a very important role in this entire process while recovering the defaulted loans. Here, Thank you, is there any mechanism, may I ask through you, sir, is there any mechanism to know, because these haircuts which are allowed on a huge basis, that doesn't serve defeats the very purpose of this entire process. Along with that, personal guarantors, where the provision is being made in IBC, that their involvement is also there. May I know from the Honorable Minister through you, how far this mechanism is overseen through any other purposes where the role is taken care of, that in a true sense, this process is followed and the recovery is done. Thank you. So this question doesn't relate to the essential question that has been answered by the Minister of State. However, because this is a topic of concern for all of us, I would want to broadly identify that whenever issues of resolution which are, if I may say or use the word for better alternative, suspect, if the resolution that has been arrived at is suspect, there are times when the CICs or the resolution providers have been asked to review the process and only then finalize. That is first step first. Second, when it is leading to questionable resolutions, there are always avenues available for, say, the banks in this case, to go to the court and say that this may not be the best resolution available. There are, I wouldn't want to take the names, but there are examples available for the Honorable Member in the recent past when the banks have themselves gone, saying the resolution which is being offered by the RPs is not acceptable, meaning that the level of the haircut is just not acceptable and they've asked for redoing the process. So with the IBC and also the NCLT allowing space for banks in particular, and I'm containing myself in answering about banks, that banks have gone questioning the levels to which banks have been asked to let go, meaning indicative of the haircut, and have appealed against the professionals' advice. And therefore, there's enough mechanism available, which I'm happy to say that the banks are periodically using to question the resolution arrived at. And again, as a follow-up, I want to add here, the resolution professional's credibility itself gets questioned. Subsequently, his own, the assignments given to him after that are also given after much scrutiny. So it is not as if it's let gone or nobody notices it. There is a way in which banks are getting back to saying it's unacceptable, and there's a way in which the system is telling the resolution professional that he cannot go on with the kind of compromise solutions that he probably is giving. So there are checks and balances which are being invoked, and I want to give that confidence to the Honourable Member because this is a very current and very important question. Thank you. Mane K.C. Venugopal ji. The NPA is increasing from comparing to 2014, 7 times increasing is the. My question is, there are 2 types of defaulters in the country. One is so-called big players who is escaping from the country itself and staying somewhere else and cheating the country. And major number is not from that area. The amount involved in this process is major among these big players. But there are farmers like people, those who buy, those who take a loan of 5 lakhs, 10 lakhs for their cultivation, for their sons and daughters' marriage, everybody. Now the Securitization Act is coming
as a weapon to have a recovery on the small farmers like people is creating a huge problem in rural India. Basically, certain number of notices has been issued. Large number of notices has been issued to the farmers for recovery purposes on the basis of security settlement. My question is whether the government is ready to separate the small loans from big loan for giving relief to the farmers and common people of the country. Thank you. माननीय उपसभापति महोदय, सदस्य ने क्वेश्चन पूछा है जो बैंक के बड़े जो कस्टमर्स है और जो बाहर अब्रॉड गए हैं जिन्होंने लोन पहुंचाया नहीं है, उसी के साथ फार्मर को जो लोन दिया है, बैंक डजंट डिफरेंट, यानी बिग लोन और शॉर्ट लोन, बैंक ऑलवेज जो बैंक का जो लोन है वसूल कैसा हो जाएगा उसके लिए काम करती है। और बाहर भी जो लोग गए तो उनके ऊपर भी कार्रवाई चालू है और फार्मर्स के लिए अभी स्पेसिफिक कुछ नहीं है, अभी कुछ नया इसमें कुछ लोन उपयोग करने का ही नहीं। धन्यवाद। माननीय सैयद जफर इस्लाम जी। Thank you, sir. It's not a hidden fact, sir. This what was the state of economy and the state of banks in 2014 and what we had inherited in terms of the NPAs and how the government of India has really tackled it. All compliment to the government for tackling it. Please. Away from that, I just want to ask one question because the honorable minister has also. Please put your questions. That bankruptcy code was introduced as legislation. How much we had written down, how much we have been able to write back in the bank balance sheet is some number which whether the honorable minister through you we can ask. And secondly, what are the only one question, Jafar Islam ji, please. माननीय उपसभापति महोदय, अगर 2016 में NCLT कोर्स का गठित हो चुका है और अभी तक अगर रिकवरी अगर देखा जाए तो अराउंड 65,819 करोड़ दैट इज फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर बैंक से रिकवरी हो चुका है अंडर दिस एक्ट। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 274 माननीय संजय सेठ जी। माननीय मंत्री फर्स्ट सप्लीमेंट्री। सर, मैं माननीय मंत्री जी को ये बताना चाहता हूँ कि सरकारी चिकित्सालयों में बहुत सारे डॉक्टर जो हैं प्रशासनिक कार्य देखते हैं जिससे वो मरीजों को नहीं देख पाते हैं। तो मैं ये सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या वो कोई ऐसा कदम उठा रहे हैं जिससे डॉक्टरों को प्रशासनिक कार्यों से छुट्टी मिल जाए और वो केवल डॉक्टरों का काम देख सकें, धन्यवाद, मरीजों का काम देख सकें। आदरणीय उपसभापति महोदय, जैसे कि सवाल जुड़ा था डेंगू, चिकनगुनिया और कोविड से, लेकिन सदस्य ने चिंता जताई है कि डॉक्टर्स को और भी प्रशासनिक काम करने पड़ते हैं, लेकिन कभी कभी ये जुड़े भी होते हैं, कुछ अपडेट भी करवाने होते हैं। फिर भी हम यही कहना चाहेंगे कि आज भारत सरकार ये प्राइमरी लेवल हो, सेकेंडरी या टर्शरी सेवाएं बढ़ाने के लिए लगातार उसमें काम कर रही है, जिसमें कि अभी जैसे बताया कि 22 नए एम्स भी बन रहे हैं, 75 नए अपग्रेडेशन भी हो रहे हैं मेडिकल कॉलेजेस के और नए मेडिकल कॉलेज भी खुल रहे हैं। उसके बावजूद NHM के माध्यम से जो राशि दी जाती है हर एक स्टेट को, हर एक ज़िले को, उसके माध्यम से प्राइमरी पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री। सर, एक मांग बहुत दिनों से लंबित है कि UPSC के माध्यम से जैसे IAS और IPS की सेवाएं की जाती हैं, उसी तरीके से भारतीय चिकित्सा सेवा को भी बनाने का मांग चल रही है। तो क्या सरकार इसके ऊपर कोई कदम उठा रही है या कोई योजना है इसके ऊपर? आदरणीय सदस्य ने जो चिंता जताई है तो ये एक प्रशासनिक विषय है, मैं ज़रूर आपसे उस बारे में अवगत कराऊंगी। धन्यवाद। एन कनिमोजी जी। Is there any specific centers for this to handle the outbreak of diseases like the fevers like chikungunya, dengue and flu? Are there any specific vaccination programs in the country for these specific diseases? Since it's seasonal, are there any prevention programs for all over the city, sir? Thank you.
Honorable Deputy Chairman, sir, through you, I would like to submit that surveillance of the disease surveillance is carried out through the 713 identified sentinel surveillance hospitals that is linked with 17 Apex referral laboratories with advanced diagnostic facilities. And another steps like case management through ELISA-based IgM test kits, which provide through every states through NIV. Again, the vector management, the outbreak response, capacity building. There are several lots of programs which is covered by NVBDCP, National Vector-Borne Disease Control Program, and the funds are also allocating to every state. Sir. Thank you. Dr. Santanu Senji. Sir, while discussing on dengue, chikungunya and COVID, by now you all know that these are multi-peak system diseases. The cause, the prevalence and the handling modality of these diseases are not same in all the states. Through you, my question before my learned minister is, why don't we give the due importance to the corporate federalism, and instead of imposing upon any central directive, why don't we speak to the state individually so far the individual diseases are concerned and take the necessary steps accordingly? Thank you. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, चिकनगुनिया जैसे रोग वेक्टर बोर्न डिसीज़ है और उसके लिए ऐसा कोई राज्य और केंद्र के बीच में भेदभाव हो ही नहीं सकता। हेल्थ इज़ ए स्टेट सब्जेक्ट, बट ऐसी जो सिचुएशंस होती है और वैसी स्थिति में हर स्टेट में अलग अलग स्टेट में हमारे सर्वेलेंस सिस्टम विद्यमान होती है और देश में सर्वेलेंस करने के लिए आज हमारे पास 34 से अबव लैब है और अलग अलग स्टेट में लैब है। वहाँ ऐसे कोई डिसीज़ होता है, ऐसा कोई पेंडेमिक की स्थिति होती है तो वहाँ सर्वेलेंस होता है और सर्वेलेंस करने के लिए एक हाईटेक लैब की आवश्यकता होती है। तो स्टेट अपने यहाँ से वो सैंपल कलेक्ट करते हैं और सैंपल बाद में वो सेंटर में भेजते हैं। ICMR उसकी निगरानी भी करती है और उसके अनुसार कोई ऐसे डिसीज़ वहाँ दिखते हैं तो तुरंत ही उसके ऊपर एक्शन कैसे लिया जाए वो स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंडेड करते हैं। इसलिए सभी स्टेट और सेंटर साथ में मिलके ही वेक्टर बोर्न डिसीज़ हो या तो कोई पेंडेमिक सिचुएशंस हो, साथ में मिलके काम करते हैं और भारत सरकार का एफर्ट रहा है। हमने हेल्थ सेक्टर में आपने देखा होगा माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, सारा कोविड क्राइसिस में कभी माननीय प्रधानमंत्री जी से लेके भारत सरकार के कोई मंत्री ने कभी कोई स्टेट और स्टेट के अलग बात नहीं की। सारा देश का इशू है और ऐसी स्थिति में सारा देश को जॉइंटली एफर्ट करना चाहिए। किया, कई स्टेट ने अपनी ओर से कमेंट भी की होगी, क्रिटिसिज्म भी किया होगा, लेकिन भारत सरकार ने कभी कोई स्टेट के साथ बायर्स बिहेवियर नहीं किया। जहां जिसकी रेमडेसिविर की क्राइसिस थी, जब एलोकेशन की बात आती थी पॉपुलेशन और डिसीज के अनुसार और केस के अनुसार हम उसको डिस्टर्ब करते थे। ऑक्सीजन की स्थिति थी, हम इस तरह से डिस्टर्ब करते थे, कई लोगों ने हमें डिस्टर्ब किया, एक बात अलग है। लेकिन जब ट्रीटमेंट का सवाल है और सर्वेलेंस का सवाल है तो उसमें वेस्ट बंगाल की लैब को भी प्रायोरिटी दी जाती है। वहाँ से भी सैंपल आते हैं, उसको भी समय पे सैंपल को टेस्ट करके जो भी रिपोर्ट आती है वो स्टेट गवर्नमेंट को हम देते हैं। धन्यवाद। माननीय जयप्रकाश निषाद जी। एक गंभीर डिजीज़ के बारे में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। जैसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो गांव से लोग एम्स में और PGI में जाते हैं और वहाँ पर डॉक्टर उनको जांच करके टाइम ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तब हम लोगों से सिफारिश करते हैं कि ये टाइम मेरा जल्दी हो जाता और उस बीमारी के कारण वो दम तोड़ देते हैं, उनको समय नहीं मिल पाता है। क्या माननीय मंत्री जी ऐसे मरीजों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि जो दम न तोड़ने पाए, उनका इलाज समय पर हो जाए? धन्यवाद। सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा उठाई है कि आज जो ज़रूरत है कि सही टाइम पे वो जांच भी हो, उसके लिए ट्रीटमेंट भी हो, लेकिन आवश्यक है कि ज़रूरी उसका टेस्ट हो और टेस्ट रिपोर्ट जल्द ही मिले। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि आज भारत सरकार लगातार प्राइमरी लेवल पे, चाहे वो PHC हो, हमारे CHC हो, हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हो, वहाँ पे भी लैब के टेस्ट अभी बढ़ाए हैं और
और आज अगर प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस बात को ध्यान दिया है कि हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बढ़ने चाहिए, तो उसके पीछे भी यही मंशा है कि वहीं पे लैब टेस्ट हो या वहीं पे अच्छी ट्रीटमेंट सुविधा मिले, ताकि पेशेंट को ज़्यादा दूर ना जाने पड़े। इसके अलावा भी ट्रीटमेंट के लिए टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन के लिए भी बजट दिया है, ताकि जैसे सदस्य ने चिंता जताई कि सही टाइम पे उन्हें ट्रीटमेंट भी मिले। धन्यवाद। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 275 माननीय डेरिक ओब्रायन जी। सर 275 माननीय मंत्री जी। माननीय डेरिक जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री। Sir, since my question is on central government health service, and the minister has answered, the paying these bills is a continuous and dynamic process. So, since the Minister of State for Health is a lady, so I was wondering whether as part of this continuous dynamic process, she actually convinces her male colleagues to make all these cards in the name of the woman of the house. My supplementary question, sir, is there are many reports of about 175 healthcare organizations who are refusing to honor and clear the bills of ex-servicemen. These are ex-servicemen who have been paying, but 174 of them have not, 174 organizations are refusing the CGHS. Sir, it's my question and humble appeal as well. Will the minister please take, what steps is the minister going to take, because these are ex-servicemen, to honor these medical bills? Thank you, Derek. माननीय डिप्टी चेयरमैन सर, CGHS होल्डर को सर्विस प्रोवाइड करना, ट्रीटमेंट उसको उपलब्ध कराना, ये भारत सरकार की जिम्मेवारी है। उसमें जो माननीय सदस्य के संज्ञान में कोई है कि इस टाइप के एक्स सर्विसमैन को सर्विस प्रोवाइड नहीं की है, तो अवश्य मेरे ध्यान में रखिए, मैं उसको देख लूँगा। सेकंड सप्लीमेंट्री माननीय डेरिक जी। Thank you, Minister, for that assurance. Now there's another group of people who are having the same problem. They're having the same problem everywhere, because that group of people are not even being allowed into Parliament these days. Only 20 are allowed against the allotted 150. You were once also, sir, please, so you understand their pain. Please question. You also were a journalist. Please. You also were a journalist, so you Please understand their pain. question. Sir, the question is supplementary. Many elderly and senior journalists are not being given an opportunity to avail. Their bills are getting stuck. So on their behalf, what is the ministry doing to renew these and to ensure, like the ex-servicemen, that these senior retired journalists are taken care of by the CGS? Thank you. माननीय चेयरमैन सर, जो CGHS कार्ड होल्डर है, चाहे पत्रकार हो चाहे रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हो, सभी के लिए CGHS कार्ड के तहत उसको सर्विस उपलब्ध हो, उसको ट्रीटमेंट मिले, उसके लिए हम हमेशा कार्यरत हैं। हाँ, एक दिक्कत आई थी शॉर्ट टाइम के लिए, जो यहाँ बताया गया कि उसका पेमेंट डिले हो रहा है। इसी स्थिति में जब कोविड क्राइसिस चालू हुई तो कई CGHS सेंटर पर काम करने वाले हमारा जो डॉक्टर है उसको रिप्लेस करना पड़ा था, दूसरी जगह पे काम देना पड़ा था, एयरपोर्ट पर, सभी जगह पे, पोर्ट पर। कई ऐसी जगह पे जब वो काम करते थे, उस वक्त वो उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के लिए भी हमने उसको फ्री किया था, और वहाँ भी वो बिल आए तो उसको हम रिम्बर्स करते थे। ऐसा करके उसका क्लेम जल्द से जल्द निपटा जाए, उसके लिए हमने हर संभव कोशिश की है, और भविष्य में CGHS कार्ड के होल्डर को ऑल टाइप की ट्रीटमेंट अच्छी तरह से मिले, सुविधा अच्छी तरह से मिले, इसलिए हम सेंटर भी बढ़ा रहे हैं। पहले 75 केवल 25 सिटी में ही था, वो CGHS सेंटर आज बढ़ के वो 81 सिटी में हो चुका है, और हर 2 महीने में हम बेड के पैकेज में क्या बढ़ोतरी करनी है, कौन से पैकेज डालना है, क्योंकि समय समय के साथ ट्रीटमेंट बदलती रहती है, प्रोटोकॉल बदलता रहता है, नई मेडिसिन भी आती रहती है। तो ऐसी स्थिति में पेशेंट को अच्छी ट्रीटमेंट मिले, उसके लिए भी हम परमानेंट उसमें अमेंडमेंट करते रहते हैं, जिसका लाभ CGHS लाभार्थी को होता है। धन्यवाद। माननीय आनंद शर्मा जी। Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir. Through you, I want to draw the attention of the Honorable Health Minister and this House to the continuous decline in the healthcare that is provided to CGHS card holders
even in national capital and in other major cities across the country, because most of the major hospitals have withdrawn from the CGHS panel. Not even one single hospital in national capital of Delhi, if you go by the list, Honorable Deputy Chairman, is on the list of empaneled hospitals. And if you look at the list, nobody knows about the location, nobody has heard of those hospitals. Why the private hospitals, sir, when they are given land and they are given license, whether in Delhi or elsewhere, though it's a state subject, there are certain conditions that are attached, that they will have to accept even a particular percentage of people from the weaker sections, which is not happening. But CGHS card holders not being accepted by major hospitals, this is a serious matter. Will the Honorable Minister assure the House that it should be mandatory? How can the private hospitals make profit and not accept the CGHS card? Thank you, Anand ji. माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, विषय है कि जो CGHS कार्ड होल्डर है उसको बेस्ट ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। बड़ी हॉस्पिटल और पैनल हॉस्पिटल कभी कभी उसको ट्रीटमेंट नहीं करती है या तो उसको छोड़ देती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम कोई चीज़ से, कोई विषय से भागने वाले लोग नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने ये एफर्ट किया है कि नहीं केवल CGHS होल्डर, लेकिन गरीब से गरीब लोगों को बेस्ट हेल्थ ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, हेल्थ सुविधा मिलनी चाहिए, इसलिए हमारी प्रतिबद्धता है। जैसे यहाँ प्रश्न उपस्थित किया गया है कि जो पैनल हॉस्पिटल है, बड़ी हॉस्पिटल है, बात तो मैं उसको इग्नोर नहीं करूंगा। मैं ये कहूंगा कि ये हमारे संज्ञान में भी आया, लेकिन ऐसा संज्ञान में आने के बाद हमने उसको, ये विषय को छोड़ा नहीं। क्या दिक्कत है, क्यों नहीं ले रहे हैं, पैकेज में क्या चेंज करने की आवश्यकता है, बड़ी हॉस्पिटल उसको क्यों इग्नोर कर रहा है, और उसके बारे में हमने डिटेल अध्ययन भी किया। जो भी हमें ग्रीवेंस में इश्यू कहते हैं उसको हम देखते हैं, उसके पर हम अभ्यास करते हैं। और पैनल हॉस्पिटल के साथ मैंने 2 बार विशेष कंसल्टेशन किया कि क्यों भाई ऐसा स्थिति हुई है, तो उसमें से जो हमें सुझाव मिला है, सुझाव को लेके हम उसको दुरुस्त कर रहे हैं और बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट मिले, उसके लिए हम हमारी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। धन्यवाद। माननीय ऑनरेबल एम षणमुगम जी। Thank you, Deputy Chairman, sir. I want to know from the Minister, the life-saving medicines like hemo for cancer, stent and ballooning for the heart patients are imported from abroad. The selling prices of the drugs are very, very higher than the importing price. It is not affordable by the poor people. Is the Minister will take action to reduce the prices to help the poor people? Thank you. Thank you. Question relates to CGS. It's important. माननीय अध्यक्ष महोदय, ये विषय ये क्वेश्चंस के अंतर्गत तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस अच्छा है, इसलिए मैं उसका रिप्लाई करना चाहूँगा कि कैंसर की मेडिसिन हमें विदेश से लानी भी पड़ती है और अभी इंडिया उसमें भी कैंसर की मेडिसिन बनाने में भी सक्षम हो गया है। हमने PLI स्कीम इंट्रोड्यूस की, उसमें कई ऐसा API जो कैंसर की मेडिसिन बनाने में उपयोगी होता था वो भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होना चालू हो चुका है, मेडिसिन बनने लगी है। उसके अलावा विदेश से भी हमारी आवश्यकता के अनुसार हम विदेश से भी उसको इंपोर्ट करते हैं, लेकिन हमने तय किया है कि कैंसर की ऐसी 45 मेडिसिन थी जो कॉस्टली थी और उसका बहुत दाम हुआ करते थे। ऐसी 44 मेडिसिन का हमने ट्रेड मार्जिन फिक्स किया है, जैसे कि कोई ज़्यादा प्राइस ना ले। मीन्स फर्स्ट लैंडिंग होता है डिस्ट्रीब्यूटर, जब मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता है और डिस्ट्रीब्यूटर जब मार्केट में बेचता है उसकी MRP होती है वो 60% फर्स्ट सेल से 60% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा ट्रेड मार्जिन फिक्स करने से कैंसर की मेडिसिन का दाम बहुत गिर गया है, बहुत कम हो गया है, उसका लाभ देश के कैंसर पीड़ित लोगों को हो रहा है। धन्यवाद। माननीय A. विजय कुमार जी। Question relates to CGS, please. Thank you, Deputy Chairman, sir. I ask the Minister to take so many multi-specialty hospitals throughout the India. My question is, we will all the multi-specialty hospital is under the control of CGS. माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे तो नहीं होती है, पैनल होती है और पैनल बनती है, उसके एक प्रोसेस है और उसमें जो इच्छुक है वही बन सकते हैं, इच्छुक नहीं है और हम उसको कंपलसरी कर दे तो उसकी अच्छी तरह से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगी, इसलिए वो पैनल के अनुसार होती है। थैंक यू।
क्वेश्चन नंबर 276 माननीय YS चौधरी जी, माननीय मंत्री जी। 276. उत्तर सभापति तक फर्स्ट सप्लीमेंट्री। Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir. Health tourism holds immense potential for our country. The order of the day is, because of the technology, predictive, preventive and participative health care can be taken up. Particularly, India has got Ayurveda, Siddha, Yoga, Panchakarma, regeneration therapy, etc. Southern India have already proven in many ways to take care of the foreign tourists as well as Indians. So with efforts, what efforts have been made to include all systems of Indian medicines besides allopathy for promotion of Heal in India initiative by the Ministry of Health in coordination with the Ministry of Tourism? Please. Thank you. माननीय चेयरमैन साहब, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और देश में यहाँ ब्रेन पावर, मैन पावर की कभी कमी नहीं है। यहाँ बेस्ट डॉक्टर है जो सारे दुनिया में 3 लाख से अधिक डॉक्टर इंडिया में MBBS, MD होके दुनिया में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वैसे ही हमारे पास लैब टेक्नीशियन है, हमारे पास नर्सिस है, हमारे पास पैरामेडिक के ट्रीटमेंट कर सके ऐसा स्किल मैन पावर है और दुनिया में उसकी बहुत बड़ी ज़रूरत भी है। और इसलिए हमने कहा कि हम देश विदेश में हमारा लोगों को भेजे, हम सर्विस प्रोवाइड करें। नहीं, हमने उसको हील बाय इंडिया इसलिए कहा कि इंडिया की परंपरा रही है, हम स्वास्थ्य को कभी बिजनेस नहीं मानते, हम हेल्थ सेक्टर को बिजनेस नहीं मानते, हम सेवा मानते हैं। और इसलिए इस विषय पर डिटेल अध्ययन करने के लिए हमने 3 दिन हील बाय इंडिया, हम इंडिया के द्वारा दुनिया की सेवा कैसे करें और दुनिया में जो हेल्थ टूरिज्म की संभावना इंडिया में है, मतलब वो आए इंडिया में ट्रीटमेंट कराए, क्योंकि इंडिया में अफोर्डेबल हेल्थ ट्रीटमेंट है, इंडिया में बेस्ट डॉक्टर है, इंडिया में बेस्ट हॉस्पिटल है, इंडिया में आयुष की ट्रीटमेंट करने के लिए केरल जैसे स्टेट में इकोसिस्टम बनी हुई है। तो दुनिया यहाँ आए, उसके लिए क्या करना चाहिए? बात करने से तो नहीं होगा, उसके लिए व्यवस्था बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने हमें निर्देश दिया था कि उसके ऊपर काम होना चाहिए और ये काम करने के लिए हमने 3 दिन और 3 दिन 6 दिन के लिए चिंतन बैठक की। ये चिंतन बैठक में हमने स्टेक होल्डर को बुलाया, सभी हॉस्पिटल को बुलाया, नीति आयोग को बुलाया, MEA मिनिस्ट्री को बुलाया और सभी एक्सपर्ट लोगों को बुलाया। ऐसा करके हमने विस्तृत उसके लिए कार्य योजना बनाने के लिए एक व्यवस्था की। उसके माध्यम से आने वाले दिनों में हमारे पास क्या क्या मैन पावर है, एक ही डैशबोर्ड पर दुनिया देखे कि इंडिया में ये टाइप के मैन पावर यहाँ पर उपलब्ध है, ये और उसको किस टाइप के लोग चाहिए, वो तुरंत ही यही भारत सरकार का डैशबोर्ड को देख के वो यहाँ के लोगों से बात करे और वो दुनिया में अपनी सर्विस को प्रोवाइड करे हील बाय के द्वारा। वैसे ही इंडिया में हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आए, सारी दुनिया को आना है। मैं एक यहाँ से दुबई इस टाइप का एक एक्सपो था, वहाँ मैं गया था। तो इस सेमिनार में यहाँ इंडियन डायस्पोरा दुनिया में इतना है और वो लोग चाहते हैं कि हम इंडिया में आके ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं। इंडिया की बेस्ट हॉस्पिटल, इंडिया में हॉस्पिटल में मिलने वाली ट्रीटमेंट, ये सब स्केटर्ड है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की ओर से एफर्ट हो और एफर्ट के माध्यम से एक ही डैशबोर्ड पर भारत में ग्रेडेशन करके ABCD ग्रेड के हॉस्पिटल, उसकी प्राइस फिक्स हो और उसके पैकेज फिक्स हो, उस तहत दुनिया से वो यहाँ एक ही डैशबोर्ड पर कौन सी हॉस्पिटल में कौन सी ट्रीटमेंट, कौन सा पैकेज है तय करके इंडिया में आए, इंडिया में ट्रीटमेंट करे, स्वस्थ होकर दुनिया में जाए। इस दिशा में भारत सरकार ने काम शुरू किया है, उसका आने वाले दिनों में बहुत फायदा होना है। सेकंड सप्लीमेंट्री चौधरी। Thank you, Deputy Chairman, sir. So my question is, now that we have almost 75 years are getting completed as an independent India, is Government of India, though healthcare is a state subject, is Government of India have done any blueprint for giving a sustainable healthcare from the from top to bottom until the village and mandal level? That's my question. Thank you. माननीय चेयरमैन साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चंस है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पर भारत सरकार ऊपर से नीचे के गरीब तबके के लोगों के लिए हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए क्या कर रही है। मैं शॉर्ट में रिप्लाई करना चाहूँगा। देश के गरीब से गरीब तबके के लोगों को हेल्थ ट्रीटमेंट उपलब्ध हो, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने देश में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर यानी कि 5-6 हज़ार लोग के पॉपुलेशन के लिए
एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने के लिए तय किया। उसमें से 1,02,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आज के दिन में फंक्शनल हो चुके हैं। ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर योगा की भी व्यवस्था होती है, 13 टाइप के टेस्ट भी होते हैं। वहाँ हम टेली कंसल्टेशन चालू करने जा रहे हैं। वहाँ सर्वाइकल कैंसर का डायग्नोसिस हो सकता है, वहाँ ओरल कैंसर का डायग्नोसिस हो सकता है, वहाँ ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस हो सकता है। इस टाइप का डायग्नोसिस हो जाए और वहाँ से टेली कंसल्टेशन के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट को हब मान के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्पोक बने। और कोई ऐसे पेशेंट हो तो ये पेशेंट को तुरंत ही हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर बैठा हुआ MBBS डॉक्टर हो या आयुष डॉक्टर हो, वो तुरंत ही स्पोक के साथ, एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ बातचीत करे और गरीब तबके के, गांव के, पिछड़े वर्ग के तबके के लोगों को भी डायरेक्ट एक एम्स लेवल के हॉस्पिटल के साथ कंसल्टेशन ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, टेली मेडिसिन के माध्यम से हो जाए, इस टाइप की व्यवस्था हम कर रहे हैं। धन्यवाद। सुष्मिता देव जी। सुष्मिता जी। Thank you, sir. Sir, this is a very ambitious plan, and I am not opposing this initiative of the Government of India, but the reality is that in the health sector, our own citizens are struggling for affordable health care and access to health care. So you've had many consultations, Honorable Minister has said, in a country where we believe in federalism and in the constitution health is a state subject, मुझे दुख है कि इस कंसल्टेशन में किसी भी प्रदेश को बुलाया नहीं गया। उन्होंने पूरा लिस्ट दिया सर, MEA, नीति आयोग, ये वो, पर विदाउट द स्टेट मशीनरी this is nothing but a jumla, I think. Question. My question is, how many states have you consulted and when do you plan to consult them in this plan? Yes. सुष्मिता जी, जुमला करना हमारा काम नहीं है, काम करना हमारा मकसद है और हम काम करते हैं। और कोई स्टेट हम जब यहाँ से कंसल्टेशन करें और कोई स्टेट ना जुड़े तो हमारी जिम्मेवारी नहीं है, उस स्टेट की जिम्मेवारी बन जाती है। हर टाइप के कोई भी डिसीजन हम करते हैं तो टाइम टू टाइम सभी स्टेट के साथ कोई भी सरकार हो, नहीं केवल आवर गवर्नमेंट, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट जब कोई निर्णय करती है तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ स्वाभाविक तौर पर कंसल्टेशन करती है। हम भी कोई भी योजना लाते हैं, आयुष्मान भारत की योजना हो, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर शुरू करने की योजना हो, जन औषधि केंद्र चालू करने की योजना। सुष्मिता जी, मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी मिनिस्ट्री की ओर से आपके यहाँ जन औषधि केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा चालू करिए, गरीब लोगों को किफ़ायती और सस्ती दर में दवा मिलेगी, उसमें हमें किसी के प्रति कोई बायस नहीं है। माननीय चेयरमैन साहब, हम सभी स्टेट के साथ, क्योंकि भारत की कल्पना ही विदाउट स्टेट नहीं हो सकती है, और सभी स्टेट के साथ कंसल्टेशन करके ही हम डिसीजन लेते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर DP वत्स जी। माननीय सभापति जी, इसी क्वेश्चन के संदर्भ में भारत के 6 मेडिकल कॉलेजेस को एक अमेरिकन सर्वे के मुताबिक टॉप 100 में गिना गया है, जिनमें से एम्स, FMC पुणे और जिपमर पौंडीचेरी फर्स्ट 50 में है। मेरा मंत्री जी से ये क्वेश्चन है कि ये है तो मैटर ऑफ प्राइड कि जिसमें चाइना का एक है, जापान का एक है, सिंगापुर का एक है। सवाल ये है कि बाकी मेडिकल कॉलेजेस को भी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिलाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही? क्वेश्चन है हील इन इंडिया, और मंत्री जी जवाब देना। चेयरमैन सर, एक समय था कि दुनिया जब रैंकिंग देती थी तब हम मानते थे कि हमारी रैंकिंग है, और ये दुनिया ने कहा कि इंडिया में बेस्ट है, ये कंट्री में बेस्ट है, तभी वो बेस्ट माना जाता था। समय बदल गया है। जिस तरह से इंडिया ने कोविड मैनेजमेंट किया और वैक्सीनेशन किया, तो तब से इंडिया का रिकग्नाइजेशन दुनिया मानती है। हम जो रैंकिंग देते हैं दुनिया रैंकिंग मानती है। अभी पहले ऐसा ही था कि ये दुनिया की एजेंसी ने न्यूयॉर्क में ये सर्वे किया और उसमें ये आया है, और हम यहाँ उसका एग्जाम्पल दे के बात करते थे। आज हमारी ICMR सर्वे निकालती है, दुनिया उसको देखती है और हेल्थ मिनिस्टर को कॉल करती है कि आपने ऐसा कैसे किया। ये समय बदला हुआ है, ये सशक्त भारत की निशानी है। देश बदल भी रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में आगे भी बढ़ रहा है। धन्यवाद। माननीय राकेश सिन्हा जी। माननीय राकेश सिन्हा। सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से नेशनल हाईवे का डेवलपमेंट हो रहा है, उसके कारण ट्रैफिक बढ़ रही है, तो मैंने एक पत्र लिखा था मंत्री जी को, मंत्री जी ने उसका सकारात्मक जवाब भी दिया था। उसी संदर्भ मेरा एक प्रश्न है कि बरौनी बेगूसराय एक औद्योगिक नगरी है जिसमें लाखों श्रमिक काम करते हैं, बहुत ट्रैफिक है, एक्सीडेंट्स की घटनाएं घटती हैं। वहाँ ट्रॉमा सेंटर बनाने के बारे में मंत्री जी क्या आश्वासन देंगे?
एक माननीय चेयरमैन साहब, जब रोड और हाईवे की गति, अच्छा हाईवे होता है तो गति भी बढ़ती है, और गति भी बढ़ती है तो एक्सीडेंट भी बढ़ता है, और एक्सीडेंट हो तो उसको तुरंत ही ट्रीटमेंट मिले वो आवश्यक होती है। कई स्टेट ने अपने अपने ओर से नीति बनाई है, पॉलिसी बनाई है कि इतने किलोमीटर में इतनी व्यवस्था होनी चाहिए, इतना ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए, स्टेट अपनी ओर से कर रहा है। और नेशनल हाईवे ने भी एक अच्छी व्यवस्था की हर 52 किलोमीटर, बिकॉज प्रीवियस टाइम में मैं हाईवे मिनिस्टर भी था, तो मुझे पता है कि 55 किलोमीटर में एक टोल प्लाजा होता है नेशनल हाईवे पर। तो टोल प्लाजा होता है, वहाँ पर भी एम्बुलेंस की व्यवस्था होती है, और एम्बुलेंस से तुरंत ही कॉल आने से पेशेंट को नियरेस्ट डिस्पेंसरी तक पहुँचाते हैं। इस टाइप की व्यवस्था वर्तमान समय में विद्यमान है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 277 माननीय श्री राम सकल जी। माननीय मंत्री जी, पहला सप्लीमेंट्री माननीय राम सकल। माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूँगा कि भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो रोड मैप तैयार किया है, अर्थव्यवस्था पर महामारी के प्रभाव से निपटने में रोड मैप कैसे मदद करेगा? माननीय उपसभापति महोदय, सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। मैं सदस्य को कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का रोड मैप है, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। इस विकास को आत्मनिर्भरता के माध्यम से प्राप्त करना है। भारतीय अर्थव्यवस्था में तमाम सुधारों में आत्मसात करके हमारी महामारी का डट कर मुकाबला किया है। यहाँ मैं भारतीय जनता का संघर्ष क्षमता को नमस्कार करूँगा, जिन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान पर कंधे से कंधा मिलाकर देश का साथ दिया। जहाँ तक सरकार का प्रश्न है, सरकार ने महामारी का सर्वोत्तम प्रबंधन किया और देश को बचा लिया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और सभी को भोजन सुनिश्चित किया। देश में किसी को भी कहीं ना कहीं भूखे सोने नहीं दिया। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 3 किस्तों और उसके बाद गति शक्ति के सहारे पूंजीगत खर्च को जबरदस्त तरीके से बढ़ाया जाया सुनिश्चित करेगा। मैं आपूर्ति से बढ़ोतरी, आप देख रहे हैं कि निर्यात। माननीय मंत्री जी, उसको आप लिखा हुआ है, आप जवाब दे चुके हो, ले चुका है, ब्रीफली बोलिए इस पर। निश्चित तौर से माननीय सदस्य ने जो पूछा है कि महामारी में क्या प्रभाव से निपटने का प्रयास किया गया, ये तमाम तरीके का प्रयास भारत सरकार कर रही है, जिससे कि देश उभर रहा है। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री। जो रोड मैप तैयार किया गया है, अर्थव्यवस्था रोजगार को क्या सुनिश्चित करेगा देने का? माननीय सभापति महोदय, रोड मैप में जो रोजगार का सृजन का सवाल है, भारत सरकार 2014 से समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। जैसा कि सबका साथ सबका विकास का वही प्रतिबद्धता हम फिर दोहराते हैं। रोजगार के सृजन के साथ रोजगार क्षमता में सुधार की प्राथमिकता है। भारत सरकार ने देश में रोजगार पैदा करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिन अन्य बातों के साथ साथ देश के आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, प्रोटेक्शन लिंक्स इंसेंटिव PLI योजना, प्रधानमंत्री योजना, PM गति शक्ति आदि शामिल है। सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में वृद्धि। माननीय मंत्री जी, ये लिखित जो जवाब आपने दिया वो पढ़ रहे हैं? नहीं, ब्रीफली बता दीजिए, ब्रीफली बता दीजिए। निश्चित तौर से इन तमाम पैकेजों के माध्यम से रोजगार का सृजन करने की व्यवस्था की गई। धन्यवाद। माननीय जवाहर सरकार जी। Question is, where is the answer to the question? The question was, where is the roadmap? Please put your own question. You have answered in bits and pieces, a brick here, a mortar there. Where is the answer? Where is the roadmap? Where is the investment? Yes, I admit you have mentioned about infrastructure. I do admit. You have mentioned about PLI. Okay. But these are small bits. We are talking of an economy that is 150 lakh crores. 150 lakh crores. Question, so whatever you do by little steps, my question, sir, I know it's going. My question to the Honorable Minister is, please work it out sometime and give us a roadmap. Your budget has outlined certain small steps put together. Thank you, but we need a big map. Thank you. Are you willing to tax the rich? There you will not get answer. Time is, please. Time is over. House stands adjourned till 2.